आपके साथ भी एक ना एक बार तो ऐसा हुआ होगा कि आप आराम से अपनी बाइक या कार से कहीं जा रहे हैं और अचानक से कहीं से कोई गाय या बैल आपकी गाड़ी के सामने आ गया हो। बाजारों के बिजी चौराहे हो या नेशनल हाईवेज, आपको आवारा पशु दिख ही जाएंगे। अकेले हरियाणा में ही 2018 से 2022 तक 900 से ज्यादा मौतें पशुओं के कारण हुए रोड एक्सीडेंट से हुई हैं। वहीं अगर आप किसान हैं तो आपसे बेहतर इस समस्या को कौन समझ सकता है। जो किसान पहले से ही मौसम की मार झेल रहा है, उसके रातों की नींद भी अब छीन ली गई है। किसानों को अपने ही खेतों में रात रात भर चौकीदारी करनी पड़ रही है, पर इस बार खतरा चोर लुटेरे नहीं बल्कि छुट्टा पशु हैं, जो पूरे सीजन मेहनत से कमाई गई फसल को रात रात में उजाड़ने में कुख्यात हैं। और ये 1-2 हजार नहीं बल्कि 50 लाख से भी ज्यादा है। पर इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है, किसान है या सरकार है? चलिए जानते हैं। यानी कि पूरी की पूरी 1 बीघा ये जो फसल है गेहूं की, इसे आवारा पशुओं ने बर्बाद कर दिया है, चर लिया है। मेरे पास भी जो हम 3 भाई हैं, 25-26 बीघे चक्का हमारा सारा बर्बाद है। बाजरे का कुछ भी ना निकला। भाई कहीं गाय को ले जा रहे हैं गांव से, रास्ते में पुलिस मिल जाती है तो एक मार के लाए हैं, उनको पकड़ने का पूरा फसल बर्बाद कर दिया। उधर 1 बीघा का खेत है, उसको एक बजड़ा भी नहीं मिला, उसको सब खा गए। 2019 में हुई पशु जनगणना के हिसाब से भारत में 53 करोड़ से भी ज्यादा पशु हैं, जिनमें से 19 करोड़ से ज्यादा गायें और बैल हैं और 50 लाख से भी ज्यादा आवारा पशु हैं। स्थिति बद से बदतर हुई 2017 के बाद। ये समझने के लिए पहले समझते हैं कि 2017 से पहले सिस्टम कैसे काम करता था और 2017 के बाद ऐसा क्या हुआ जो आवारा पशुओं की संख्या इतनी बढ़ गई। देखिए, पहले गाय को दूध के लिए और बैलों को किसानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, पर जब से ट्रैक्टर्स आए हैं बैलों का काम खत्म हो गया है और जिनके पास ट्रैक्टर नहीं भी है वो अपना काम किराए पर कराते हैं। 2017 से पहले किसान ऐसे बैलों को, बछड़ों को या बूढ़ी गायों को कसाई को बेच देते थे, जो इनका इस्तेमाल मेनली मीट के लिए या इनकी हड्डियों को बेचने के लिए करते थे। इससे किसान को आर्थिक सहायता मिल जाती थी और वह पशु उस पर बोझ नहीं बनते थे। पर 2017 के बाद देश के ज्यादातर राज्यों ने बीफ और अवैध बूचड़खानों पर बैन लगा दिया। वर्तमान समय में 18 राज्यों में गौ हत्या एक जुर्म है, जिसके लिए आप पर 10 साल की सजा के साथ 5 लाख तक का फाइन लगाया जा सकता है। भारत की मीट एक्सपोर्ट पॉलिसी में भी गौ मांस एक्सपोर्ट पर बैन है। सरकार ने बूचड़खानों और गाय के मांस पर तो प्रतिबंध लगाया ही, साथ ही साथ सरकार से सह प्राप्त गो रक्षकों की टोली ने गो तस्करों पर हमला करना शुरू कर दिया। उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि इन्होंने गोरक्षा के नाम पर लोगों को जान से मारना शुरू कर दिया। 2014 से अब तक ऐसे 79 केसेस सामने आ चुके हैं और ये तो वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। हाल ही में हुए हरियाणा के नूह में दंगों के पीछे भी गोरक्षक मोनू मानेसर और वहां के मुस्लिम कम्युनिटी के बीच हुए विवाद को ही बताया जा रहा है। अब हालात ये हैं कि लोग घर में पालने को भी गाय खरीदने से डर रहे हैं कि कहीं रास्ते में कोई गो तस्कर समझकर हमला न कर दे। जो गाय पहले 60 से 70 हजार तक की मिलती थी, आज उन्हें कोई 20,000 रुपए में लेने को तैयार नहीं है। अब अगर किसी की गाय बूढ़ी हो जाती है या दूध देना बंद कर देती है तो किसान की मजबूरी हो जाती है कि उसे सड़क पर छोड़े। और मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में 86% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब इतनी जमीन में किसान खुद के परिवार का खर्चा मुश्किल से निकाल पाते हैं, फिर कैसे वह एक ऐसे पशु को पाले जो सिर्फ चारा खाता है और बदले में कुछ नहीं देता। इन्हीं आवारा पशुओं के डर से किसानों ने फसल चक्र अपनाना और नई फसलों को बोना बंद कर दिया है। उनका मानना है कि गन्ने जैसी पक्की फसल को बोकर सुरक्षित महसूस करते हैं, वहीं अगर कोई कच्ची फसल लगाएंगे तो रात भर जागकर उसे गार्ड करना पड़ेगा, नहीं तो फसल को पशुओं के द्वारा नष्ट होने का डर होता है। जहां एक तरफ सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए फसल चक्र जरूरी है और इन आवारा पशुओं के होते हुए तो ऐसा कर पाना मुश्किल है। किसान सरकार के इस फैसले से इतने नाराज हैं कि फरवरी 2022 के बाराबंकी में योगी आदित्यनाथ की एक जनसभा के दौरान किसानों ने बहुत सारे पशुओं को मैदान में छोड़ दिया। और आवारा पशुओं से सिर्फ किसान ही परेशान नहीं है, बल्कि सड़कों पर घूम रहे ये पशु आम आदमी की जान लेने को उतारू हैं। 2020 में 1305 लोगों को आवारा पशु और कुत्तों ने मिलकर मार दिया। वहीं गुजरात के वडोदरा में 60 साल की एक बुजुर्ग महिला पर बाजार में एक गाय ने हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। रोड एक्सीडेंट्स के अलावा रेलवे ट्रैक्स पर भी इन पशुओं का पूरा आतंक है। 2014 में जहां ट्रेन एक्सीडेंट से इन पशुओं के 2000 से 3000 केसेस थे, वहीं 2021-22 में ये आंकड़ा बढ़कर 26,000 से भी ज्यादा हो गया। अगर हम एवरेज लगाएं तो हर दिन भारत में 60 से 70 पशु ट्रेन एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। और अगर खर्च की बात करें तो एक RTI का जवाब देते हुए सरकार ने बताया, अगर कोई ट्रेन 1 मिनट रुकती है या 1 मिनट लेट होती है तो उसका खर्चा करीब 20,000 रुपए आता है। यहाँ पर सरकार के सपोर्ट में कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि जीव हत्या तो करनी ही नहीं चाहिए, तो अगर जीव हत्या को रोका जा रहा है तो इसमें गलत ही क्या है। पर अगर आप डाटा देखें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है बफेलो यानी भैंस के मीट का।
सिर्फ 2018 में ही भारत में करीब 12 लाख मैट्रिक टन भैंस का मीट एक्सपोर्ट किया, जिसकी कीमत करीब 30,000 करोड़ से ज्यादा है। या तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ गाय में ही आत्मा है और भैंस को काट सकते हैं, और सिर्फ एक्सपोर्ट में ही नहीं बल्कि मीट कंजप्शन में भी हम 5th रैंक पर आते हैं। 2022 के डाटा के हिसाब से भारत में 2022 में 28 लाख मैट्रिक टन बीफ कंज्यूम किया गया। इसका मतलब लोग बीफ तो खा रहे हैं, पर मुख्य सवाल ये नहीं है कि कौन कितना मीट खा रहा है, बल्कि बात यहाँ आकर अटकती है कि गाय ही क्यों, भैंस का मीट बैन क्यों नहीं है। हम गाय को ही माता की तरह क्यों पूछते हैं, भैंस को क्यों नहीं। तो आइए इसका जवाब भी खोजने की कोशिश करते हैं। आज से 3,500 साल पहले जब भारत में सभ्यताएं पनप रही थी, तब सब लोग खेती पर और चरागाहों पर डिपेंड करते थे। उस टाइम पैसा नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था गायों के इर्द गिर्द घूमती थी, क्योंकि गाय ही दूध देती थी, खेती बैलों से होती थी और इनका गोबर ही खेती के लिए खाद का एकमात्र साधन था। जिसके पास जितनी गायें वो उतना ही संपन्न। यहाँ तक कि दहेज में भी गाय देने का ही प्रचलन था। और गाँव में आज भी ये देखा जाता है कि शादी के बाद लड़की के घर से एक दुधारू पशु गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। यही वजह है सिंधु घाटी सभ्यता में गायों की पेंटिंग्स और टेराकोटा फिगर्स मिलती हैं। वहीं दूसरी तरफ भैंसों को एक जंगली जानवर की तरह ट्रीट किया जाता था, और समय में बहुत बाद जाकर भैंसों का डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ। हमारे स्क्रिप्चर्स जैसे रामायण और महाभारत में भी गाय को एक पूजनीय जानवर की तरह दिखाया गया है। उनके अनुसार कृष्ण भगवान, जो खुद एक ग्वाले का जीवन जीते हैं, उनके साथ आपको गायों की प्रतिमा लगभग हर जगह देखने को मिल जाएगी। वहीं भगवान शिव, जिनका दूसरा नाम पशुपति यानी पशुओं की रक्षा करने वाला, उनके साथ आपको नंदी जी हमेशा मिल जाएंगे। सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी अहिंसा के कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया गया है और किसी जीव को ना मारने की शिक्षा दी गई है। पर सवाल ये उठता है कि सरकार ने जिन गायों को बचाने के लिए इतना सब किया, वो आज भी बूचड़खानों की जगह सड़क पर भूखी और प्लास्टिक खाकर क्यों मर रही हैं? सरकार की इसमें कहाँ कमियां रही हैं? देखिए, सरकार ने कई सारी कोशिशें की, पर ये कोशिशें रंग नहीं ला पाई। जैसे कि सरकार ने पशुओं के कानों पर ईयर टैक्स लगाने मैंडेटरी किए ताकि उनके ओनर की पहचान की जा सके, पर लोगों ने इन्हें हटाकर फेंक दिया और पशुओं को छोड़ने लगे। वहीं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने ऐसे एनजीओज, इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स को 25 से 30 एकड़ जमीन देने का फैसला किया जो गौशाला खोलने और इन छुट्टा पशुओं को वहां पर रखने में इंटरेस्टेड हैं। पर इसमें दिक्कत ये आई कि ना तो इन लोगों को पूरा फंड दिया जाता था, और जितना फंड इन स्कीम्स को अलॉट होता था, ग्राउंड तक आते आते वो सारा खत्म हो जाता था। यहाँ काम करने वाले वर्कर्स ने बताया कि उनको सैलरी तक टाइम पर नहीं मिलती है। दूसरी बड़ी वजह इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। अगर यूपी की बात करें तो यहाँ 11 लाख से ज्यादा छुट्टा पशु हैं, पर सिर्फ 6,890 गौशालाएं हैं जो पहले से ही ओवरक्राउडेड हैं। सरकार ने इसे काउंटर करने के लिए सहभागिता नाम की एक स्कीम भी चलाई, जिसके तहत उस किसान को हर महीने 900 रुपए दिए जाएंगे जो छुट्टा पशु को अपने घर पालेगा। पर सच्चाई तो ये है कि 900 रुपए में आजकल एक चोकर या खली का बोरा तक नहीं आता, तो किसान इन्हें क्यों पालेगा। वहीं यूनियन गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक काऊ सेंचुरी बनाने का भी प्रस्ताव रखा है, जिसके लिए 63 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। पर देखने वाली बात यह है कि 63 करोड़ में से कितने ग्राउंड जीरो पर दिखाई देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं समाधानों की, पर उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारे भारत में गायें भी 2 प्रकार की हैं। एक देसी गाय जो बहुत प्राचीन समय से भारत का ही हिस्सा है और साइंटिफिक लैंग्वेज में इन्हें बोस इंडिकस कहा जाता है, जैसे कि साहिवाल और गिर। वहीं दूसरी होती है विदेशी गायें, जिन्हें सिर्फ ज्यादा दुग्ध उत्पादन के लिए भारत में लाया गया और उनकी नई नई नस्लों को देसी गायों के साथ ब्रीड कराया गया। साइंटिफिक लैंग्वेज में इन्हें बोस टोरस कहा जाता है, जैसे कि जर्सी और होल्स्टीन फ्रीजियन या एचएफ। इनमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, जैसे देसी गाय में आपको एक बॉडी पार्ट उठा मिलेगा जिसे हम या कुबड़ भी कहते हैं, पर विदेशी गाय में ये नहीं पाया जाता। जहाँ देसी गाय बहुत कम दूध देती है, वहीं विदेशी गाय बहुत ज्यादा दूध देती है। देसी गाय को गर्म वातावरण में रहने की आदत है और ये ज्यादा हार्ड क्लाइमेट कंडीशंस और बीमारियों को टॉलरेट कर सकती है। वहीं विदेशी गायों में गर्मी को टॉलरेट करने की क्षमता बहुत ही कम होती है और इनकी इम्यूनिटी पावर भी बहुत ज्यादा वीक होती है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ उपायों की, जिससे हम इस कंडीशन से उभर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि बूचड़खानों को खोल दो, समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। पर बूचड़खानों को खोल देना कोई उपाय नहीं है, क्योंकि गाय की रिलीजियस इंपोर्टेंस हमारे देश में बहुत ज्यादा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वे ज्यादा से ज्यादा शेल्टर बनाए और ना सिर्फ बनवाए बल्कि जो मौजूद हैं उन्हें सही से चलाए भी। इसी के साथ साथ सरकार को सेक्स टू सीमन कम या सब्सिडाइज रेट पर प्रोवाइड कराना चाहिए, जिससे बैलों के पैदा होने की संभावनाएं ना के बराबर हो जाएं। वहीं सरकार को बाहर घूम रहे छुट्टा बैलों को अभी स्टेरिलाइजेशन कराना चाहिए, ताकि उनकी बढ़ती जनसंख्या को रोका जा सके। हमें यहाँ एक बात और समझने की जरूरत है कि किसान तो खुद प्रकृति की मार से परेशान है। अगर इस सब का ठीकरा भी उसके ही सर पर फोड़ा जा रहा है तो एक चिंता का विषय है।
आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके लिए ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाते रहेंगे जो आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड करे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।